ओम धन्वंतरये नमः। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जो शायद हर किसी ने अपने आसपास देखी होगी। हाँ, एक ही घर होता है और एक ही रसोई होती है। बिल्कुल। और उस घर के 4 लोग बिल्कुल एक जैसा खाना खा रहे होते हैं। वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी। लेकिन अगर हम उनके शरीर को देखें तो परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। एकदम अलग। एक व्यक्ति का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कितना भी खा ले वो दुबला पतला ही रह जाता है, तीसरा इंसान हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है और चौथा व्यक्ति ऐसा है जो हर बदलते मौसम के साथ बार बार बीमार पड़ता रहता है। तो मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है। मतलब क्या कोई बहुत बड़ी गलती उस खाने में है या फिर अपनी प्रकृति के अनुसार उस भोजन के चुनाव में कोई गड़बड़ हो रही है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज के समय में हर कोई एक परफेक्ट डाइट की तलाश में है। लोग कैलोरीज गिन रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे खरीद रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इन छोटी छोटी लगने वाली गलतियों को आज नहीं समझा गया ना, तो आने वाले 10 से 20 सालों में यही गलतियां बहुत बड़े और गंभीर रोगों का रूप धारण कर लेंगी। बिल्कुल। बीमारी कभी भी अचानक किसी एक दवा की कमी से शुरू नहीं होती है। शरीर के भीतर किसी गलत रस या स्वाद के लगातार जाने से एक धीमे जहर की तरह रोग की शुरुआत होती है। और इसीलिए इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी यही है, जो हमारा आज का स्रोत है, डिकोड डिजीजेस विद साइंस एंड आयुर्वेदा चैनल का जो गहन विश्लेषण है, वो एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला संदेश देता है। सही कहा। आज हम उस आधुनिक बैलेंस्ड डाइट यानी जो सिर्फ विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स गिनने वाला भ्रम है ना, उससे बाहर निकलेंगे। इसके बजाय हम आयुर्वेद के उन 6 रसों के विज्ञान का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये स्रोत स्पष्ट करता है कि बीमारियों के केवल बाहरी लक्षणों को दबाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि साइंस और आयुर्वेद के अद्भुत तालमेल से हर रोग के रूट कॉज यानी इसकी असली जड़ का इलाज किया जा सकता है। और इसीलिए डिकोड डिजीजेस विद साइंस एंड आयुर्वेदा चैनल पर इस तरह की जानकारी दी जाती है, ताकि लोग हमेशा के लिए दवा मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी सकें। हाँ, तो अगर किसी को भी बीमारियों के रूट कॉज को समझना है तो उन्हें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हमारा ये संदेश उन तक आसानी से पहुंच सके। बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देना चाहूंगा जो स्रोत में बताया गया है। जी बताइए। अगर हम शरीर की तुलना एक गाड़ी से करें तो आयुर्वेद के ये 6 रस उस गाड़ी के 6 टायरों की तरह हैं। 6 टायर? अब सोचिए, क्या कोई भी गाड़ी एक पंक्चर टायर के साथ लंबी दूरी तय कर सकती है? असंभव है, गाड़ी तो बैलेंस ही खो देगी। एग्जैक्टली। अगर एक भी टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन में से एक भी रस को पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो शरीर रूपी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। मतलब हमें हर दिन 6 रसों की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन पेच ये है कि इन रसों की मात्रा व्यक्ति की अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा विज्ञान है। तो चलिए इस विज्ञान की नींव से शुरुआत करते हैं। हम सभी ने बचपन से वात, पित्त और कफ के बारे में कुछ न कुछ सुन रखा है। बिल्कुल सुना है। 3 दोष, वात, पित्त, कफ, ये तीनों मिलकर सेहत बनाते हैं और जब इम्बैलेंस हो तो प्रॉब्लम्स शुरू। वात हवा की तरह है, चलने, बोलने, सोचने सब इसका काम। हर मूवमेंट, हर थॉट, हर एक्शन का ड्राइवर वात ही है। पित्त आग की तरह है, खाना हजम करना, बॉडी को फ्यूल देना और दिमाग को रेजर शार्प फोकस में लाना सब पित्त करता है। कफ पानी और मिट्टी की तरह है, शरीर को स्ट्रेंथ देता है, स्टेबल बनाता है और अंदर शांति भर देता है। लेकिन आज इसे उन 6 रसों के नजरिए से देखते हैं जो सीधे हमारी थाली में मौजूद हैं। स्रोत सामग्री 5 महाभूतों पर बहुत जोर देती है। जी हाँ, क्योंकि यही वो बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है। ब्रह्मांड की हर एक चीज, हमारा भोजन और यहाँ तक कि हर इंसान का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सही कहा। आयुर्वेद के अनुसार जब ये तत्व आपस में एक विशेष अनुपात में मिलते हैं तो शरीर की 3 मुख्य प्रकृतियां बनती हैं। तो अगर हम पहली प्रकृति की बात करें, वात प्रकृति, जी ये वायु और आकाश से बनती है ना? जी। वात प्रकृति वाले लोग वायु और आकाश तत्व की प्रधानता वाले होते हैं। ये लोग अक्सर पतले होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं और इन्हें हवा या गैस की समस्या ज्यादा होती है। और दूसरी है पित्त प्रकृति जो अग्नि और जल से बनती है। हाँ, पित्त वाले अग्नि तत्व के कारण बहुत गर्म स्वभाव के होते हैं। इन्हें पसीना बहुत आता है और एसिडिटी की शिकायत रहती है। और तीसरी है कफ प्रकृति जो जल और पृथ्वी तत्वों के मिलने से बनती है। बिल्कुल। जल और पृथ्वी के कारण ये लोग वजन में भारी होते हैं, इनके अंदर सुस्ती होती है और इन्हें नींद बहुत आती है। यहाँ एक चीज जो मुझे इस पूरी रिसर्च में बहुत दिलचस्प लगी वो है प्रकृति और विकृति का अंतर। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इंसान की जो मूल प्रकृति है वो जन्म से ही तय हो जाती है। जैसे अगर कोई जन्म से ही कफ प्रकृति का है तो उसका शरीर हमेशा उसी सांचे में काम करेगा। ये तो उसकी फैक्ट्री सेटिंग हो गई। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फैक्ट्री सेटिंग। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब अज्ञानतावश इंसान अपनी प्रकृति के विपरीत जाकर गलत भोजन करने लगता है। और जब जन्म से मिली ये स्वस्थ मूल प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो उसे ही हम विकृति कहते हैं। विकृति का सीधा सा मतलब है कि शरीर अपने संतुलन से भटक गया है और रोगग्रस्त हो गया है। तो हमारा लक्ष्य हमेशा ये होना चाहिए कि हम इस विकृति को वापस उस मूल प्रकृति की तरफ मोड़ें। बिल्कुल। और यहीं पर काम आते हैं वो 6 रस। आयुर्वेद के श्लोकों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वरस अभ्यासो बल करणाम, यानी सभी रसों का सेवन बल देता है।
और एक रस अभ्यासो दौर्बल्यकरणाम, यानी किसी एक ही रस पर टिके रहना कमजोरी लाता है। हाँ, तो चलिए एक एक करके इन 6 रसों को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आम रस से, मधुर रस यानी मीठा स्वाद। तो ये मधुर रस असल में किन तत्वों से बना है? ये मधुर रस मुख्य रूप से जल और पृथ्वी तत्वों से मिलकर बनता है। इस रस की पहचान केवल चीनी या गुड़ तक सीमित नहीं है। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि मीठा मतलब सिर्फ चीनी। बिल्कुल नहीं। इसे खाते ही मुंह में एक तरह की चिपचिपाहट, ठंडक, गहरी संतुष्टि और शरीर में भारीपन का एहसास होता है। जैसे दूध, घी, चावल, गेहूं, केला, यहाँ तक कि रसोई में मिलने वाली सौंफ, जीरा और धनिया भी मधुर रस की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखूं, जो हमारे स्रोत में बताया गया है, तो ये एनाबॉलिक प्रक्रिया है, यानी शरीर का निर्माण करने वाला रस। एकदम सही। तो इसका मतलब है कि ये रस वात प्रकृति वालों के लिए तो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा, क्योंकि वात वालों के शरीर में हवा और आकाश के कारण बहुत रूखापन होता है, उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है। हाँ, वात वालों के लिए मधुर रस का भारीपन और उसकी चिकनाई उस रूखेपन को खत्म करती है और जोड़ों को पोषण देती है। और पित्त प्रकृति वालों के लिए? उनके लिए भी ये बेहद फायदेमंद है। पित्त वालों के शरीर में अग्नि बहुत ज्यादा होती है, जिससे उन्हें जलन या एसिडिटी होती है। मधुर रस में मौजूद जल तत्व उस बढ़ी हुई आग को तुरंत शांत करता है और गहरी नींद लाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार लेकिन सोचने वाली सच्चाई सामने आती है। अक्सर ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जो शिकायत करते हैं कि यार वजन कम ही नहीं हो रहा। हाँ, ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है। लेकिन अगर उनकी दिनचर्या को गहराई से देखा जाए तो वो रोजाना किसी न किसी रूप में ढेर सारा मीठा या मधुर रस ले रहे होते हैं। और यही वो गलत चुनाव है। कफ प्रकृति वाले लोगों को मधुर रस से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही जल और पृथ्वी से बने हैं। एग्जैक्टली। कफ प्रकृति पहले से ही जल और पृथ्वी है और मधुर रस भी जल और पृथ्वी है। अगर शरीर में पहले से ही भारीपन है और ऊपर से लगातार मधुर रस खाया जाए तो क्या होगा? वो भारीपन और बढ़ेगा, मोटापा आएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कफ बनना, सर्दी, खांसी, सुस्ती और भविष्य में कोलेस्ट्रॉल या हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। कफ वालों के लिए जरूरत से ज्यादा मधुर रस एक धीमे जहर की तरह काम करता है। बाप रे, मधुर रस की इस पूरी साइंस को सुनकर मुझे खट्टे और नमकीन रस का ख्याल आ रहा है। स्रोत सामग्री में अम्ल यानी खट्टे रस और लवण यानी नमकीन रस के महाभूतों का जो संयोजन बताया गया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। हाँ, ये दोनों रस शरीर में बहुत तेज प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। जैसे अगर हम अम्ल रस की बात करें तो ये अग्नि और पृथ्वी से मिलकर बना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि खट्टा खाने से शरीर में आग और भारीपन दोनों बढ़ते हैं? जी हाँ, अम्ल या खट्टा रस पाचन तंत्र को तुरंत उद्दीप्त करता है। आपने देखा होगा कि खट्टी चीज देखते ही मुंह में लार आ जाती है। हाँ, बिल्कुल आ जाती है। ये अग्नि तत्व के कारण है जो भूख को जगाता है। वात प्रकृति वालों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये उनके रूखेपन को कम करके पाचन को सुधारता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जिसके पेट में पहले से ही बहुत एसिडिटी और आग है, वो रोज सुबह खाली पेट नींबू पानी या बहुत ज्यादा खट्टा अचार खाने लगे तो क्या होगा? उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। वो तो आग में घी डालने वाला काम करेगा। जलन, अल्सर और माइग्रेन जैसी चीजें तुरंत ट्रिगर हो जाएंगी। और इसी तरह लवण यानी नमकीन रस काम करता है। स्रोत के अनुसार लवण रस अग्नि और जल तत्व से मिलकर बनता है। हाँ, इसका मुख्य काम है किसी भी चीज को गलाना या पिघलाना। वात प्रकृति के लोगों में जो जकड़न होती है, नमकीन रस उस जकड़न को खोलता है। लेकिन कफ प्रकृति वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा जाल है। कैसे? क्योंकि अगर नमकीन रस में जल और अग्नि तत्व है तो बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकने लगेगा, जिसे आधुनिक विज्ञान में वाटर रिटेंशन कहा जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो जो कफ प्रकृति वाले लोग ढेर सारे चिप्स या नमकीन खाकर सोचते हैं कि वो मीठा तो नहीं खा रहे, फिर भी उनका वजन और सूजन क्यों बढ़ रही है, उसका असली कारण ये लवण रस है। बिल्कुल, कफ वालों का शरीर पहले से ही जल तत्व से भरा है। ऊपर से नमक उस पानी को शरीर से बाहर निकलने ही नहीं देता। सूजन और ब्लड प्रेशर की समस्या यहीं से जन्म लेती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कफ प्रकृति वालों को भारीपन, मोटापे और सूजन से बचना है तो उनके लिए कौन सा रस सबसे अच्छा है? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और तार्किक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो कीचड़ वाला? हाँ, अगर कफ का मतलब जल और पृथ्वी है, यानी साधारण भाषा में कीचड़, तो कीचड़ को सुखाने के लिए हमें क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, तेज धूप और अच्छी हवा चाहिए। और यहीं प्रवेश होता है हमारे अगले दो रसों का, कटु यानी तीखा रस और तिक्त यानी कड़वा रस। कटु रस अग्नि और वायु तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे काली मिर्च या सोंठ। और तिक्त रस वायु और आकाश तत्वों से बनता है, जैसे नीम, करेला या गिलोय। आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखें तो ये बहुत ही रोचक हो जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि कटु या तीखा रस असल में मेटाबॉलिक स्टिमुलेशन है। हाँ, ये चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की दर को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि शरीर की अतिरिक्त कैलोरी और वसा जलने लगती है। और तिक्त या कड़वा रस डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है। बिल्कुल, कड़वा रस शरीर के अंदर जाकर आकाश तत्व के कारण एक खाली जगह या स्पेस बनाता है। ये लिवर को साफ करता है और धमनियों में जमे हुए कफ या कोलेस्ट्रॉल को खुरचकर बाहर निकालता है। इसलिए मोटे लोगों के लिए तीखा और कड़वा रस किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये उनके शरीर के अतिरिक्त कीचड़ को सुखा देता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक बहुत सख्त चेतावनी है।
जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? वजन कम करने की अंधी दौड़ में कई लोग बिना अपनी प्रकृति जाने सुबह सुबह बहुत ज्यादा काली मिर्च, दालचीनी या कड़वे काढ़े पीने लगते हैं। हाँ, कोविड के समय में तो बहुत लोगों ने ऐसा किया था। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर किसी वात प्रकृति वाले ने बहुत ज्यादा कड़वा खा लिया तो क्या होगा? वात के शरीर में तो पहले ही रूखी हवा भरी है। एग्जैक्टली। कड़वा रस यानी वायु और आकाश, ये उसके शरीर को इतना रूखा कर देगा कि जोड़ों का दर्द, गैस और मानसिक बेचैनी भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। और अगर पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा तीखा यानी कटु रस खाने लगेगा तो उसके अंदर की आग भड़क उठेगी। त्वचा के रोग, बालों का झड़ना और भयानक एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा। यही तो आयुर्वेद का सच्चा गणित है। एक ही भोजन अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए एकदम विपरीत परिणाम दे सकता है। वाकई ये आंखें खोलने वाला है। अब हमारे पास सिर्फ एक रस बचता है जिसके बारे में शायद सबसे कम बात की जाती है, कषाय यानी कसेला रस। हाँ, स्रोत के अनुसार ये वायु और पृथ्वी तत्व से बनता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पके हुए आंवले का वो स्वाद, जो मुंह में जाते ही एक तरह की सिकुड़न या सूखापन पैदा करता है। कषाय रस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये शरीर में टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी ये ऊतकों को सिकोड़ता है। बिल्कुल। अगर शरीर में कहीं कोई घाव है, त्वचा में ढीलापन है या शरीर से बहुत ज्यादा पसीना या रक्तस्राव हो रहा है तो कषाय रस उसे तुरंत रोकता है। तो ये पित्त प्रकृति वालों की गर्मी और पसीने को शांत करने के लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन अगर वात प्रकृति वाले इसे खाएंगे तो क्या होगा? वायु और पृथ्वी का ये संयोजन उनके शरीर में सिकुड़न को और बढ़ा देगा। इससे कब्ज की समस्या या नसों में सिकुड़न हो सकती है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे विज्ञान को एक साथ रखकर देखें तो आधुनिक फिजियोलॉजी और आयुर्वेद के ये 6 रस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। मधुर रस एनाबॉलिक है, जो शरीर बनाता है। कटु रस मेटाबॉलिक स्टिमुलेशन है, जो ऊर्जा जलाता है। तिक्त रस डिटॉक्सिफिकेशन है, जो सफाई करता है। और कषाय रस टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन है, जो घाव भरता है। ये कोई पुरानी मान्यता मात्र नहीं है, बल्कि ये शरीर का शुद्ध प्रमाणित विज्ञान है। ये पूरी चर्चा हमें उसी रहस्यमयी सवाल के जवाब तक ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। जब तक कोई भी इंसान अपनी मूल प्रकृति को नहीं पहचान लेता और ये नहीं समझ लेता कि कौन से महाभूतों का मिश्रण उसके शरीर में मौजूद है, तब तक दुनिया का कोई भी महंगा डाइट चार्ट उसे स्थायी स्वास्थ्य नहीं दे सकता। तो इस डीप डाइव का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि दुनिया में कोई भी खाना अपने आप में पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। बिल्कुल। सूत्र बहुत ही सीधा है। गलत व्यक्ति और गलत मात्रा का मेल हमेशा रोग को जन्म देता है, लेकिन सही व्यक्ति और सही मात्रा का मेल उसी साधारण से भोजन को एक शक्तिशाली औषधि बना देता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं सभी सुनने वालों के मन में एक नया विचार छोड़ना चाहूंगी। आज के बाद जब भी भोजन की थाली आपके सामने आए तो उसमें सिर्फ रोटी, सब्जी या दाल मत देखिएगा। हाँ, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार उस थाली में मौजूद उन तत्वों और रसों को देखने की कोशिश कीजिए जो आपके शरीर के अंदर जाने वाले हैं। खुद से पूछिए, क्या यह रस मेरे शरीर की आग को बढ़ाएगा या उसे शांत करेगा? क्या यह रस मेरे शरीर के भारीपन को सुखाएगा या उसे और बढ़ाएगा? अगर इंसान को ये समझ आ गया तो वो अपनी डाइट का डॉक्टर खुद बन सकता है। और अंत में, जैसा कि हमारे आज के स्रोत ने हमें दिशा दिखाई है, अगर आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या और इस अद्भुत प्रकृति के विज्ञान को और भी गहराई से समझना है तो डिकोड डिजीजेस विद साइंस एंड आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। बिल्कुल। भविष्य के विश्लेषणों में ये भी डिकोड किया जाएगा कि मौसम के बदलने पर किस रस का सेवन बढ़ा देना चाहिए और किसका कम कर देना चाहिए। स्वस्थ रहें, सजग रहें और असली विज्ञान को पहचानते रहें। ओम धन्वंतरये नमः।